Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to lecture number 18 in Advanced Topics in Change Management. Today we will talk about structures, departments and divisions. So our objectives today are to explore the ways in which structure, meaning here how activities and the people performing those activities are grouped together of an organization helps or hinders to achieve its objectives. So dear students, आज का objective क्या है? Today we will talk about how an organization is structured, meaning how activities and people performing those activities are grouped together, and in particular how this grouping of the people helps an organization or hinders it to achieve its objectives. Dear students, देखिए organization structure से क्या मुराद है? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से तीन चीज़ें मुराद हैं। या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमें तीन चीज़ों का जायज़ा लेना पड़ता है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है इट डेजिग्नेट्स फॉर्मल रिपोर्टिंग रिलेशनशिप इंक्लूडिंग द नंबर ऑफ लेवल्स इन द हायरार्की एंड स्पैन ऑफ कंट्रोल ऑफ मैनेजर्स एंड सुपरवाइजर्स। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की पहला करेक्टरिस्टिक क्या है? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का पहला करेक्टरिस्टिक ये है कि इट डेजिग्नेट्स फॉर्मल रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स, कि ये इंडिकेट करता है कि फॉर्मल रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स क्या हैं, इंक्लूडिंग द नंबर ऑफ लेवल्स इन द हायरार्की एंड द स्पैन ऑफ कंट्रोल ऑफ मैनेजर्स एंड द सुपरवाइजर्स. Organization structure identifies the grouping together of individuals into departments and the departments into total organization. देखिए पहले हमने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स का इजहार करता है, इन पर्टिकुलर लेवल्स ऑफ हायरार्की और स्पैन ऑफ कंट्रोल जो कि मैनेजर्स एंजॉय करते हैं उसका वो जो है एक इजहार है. नंबर 2, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट लोगों को एक ग्रुप की शक्ल देता है और जनरली ये ग्रुप किस बेसिस पे क्रिएट किए जाते हैं? ये ग्रुप जो है एक किसी फंक्शन की बेसिस पे क्रिएट किए जाते हैं और इनको हम डिपार्टमेंट्स कहते हैं. नंबर 2, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट करते हैं उनको इंडिकेट करता है. नंबर 3, organization structure includes the design of systems to ensure effective communication, coordination and integration of efforts to cross departments. तीसरा ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का क्या है? तीसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो एक ऐसे सिस्टम्स का भी इजहार है, ऐसे सिस्टम्स को डिज़ाइन करने में मदद देता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन में मदद दे. देखिए इनमें से जो पहले 2 एलिमेंट्स हैं जनरली उनको हम स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क अमंग वर्टिकल हायरार्की भी कहते हैं. ठीक है, जो पहले 2 एलिमेंट्स हैं जनरली ये एलिमेंट्स जो हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के पहले 2 कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं ये वर्टिकल हायरार्की का इजहार भी करते हैं. ठीक है, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क्स अमंग ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉइज एंड आइडियल स्ट्रक्चर एनकरेजेस एम्प्लॉइज टू प्रोवाइड हॉरिजॉन्टल इंफॉर्मेशन एंड कोऑर्डिनेशन वेयर एंड व्हेन इट इज नीडेड. देखिए जहाँ 2 पहले कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में वर्टिकल हायरार्की को इंडिकेट करते हैं, वहीं तीसरा कैरेक्टरिस्टिक जो है वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करता है ताकि एम्प्लॉइज जो हैं वो आपस में इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें और इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकें. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो जनरली जो है वो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के थ्रू उसका इजहार किया जाता है. जो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को इंडिकेट करता है. ठीक है, अब देखिए ट्रेडिशनली यही एक मेथड है जिसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को इंडिकेट किया जाता है. हम ऑर्गेनाइजेशन की बिल्डिंग्स तो देख सकते हैं, वहाँ पे पड़ा फर्नीचर भी देख सकते हैं, वहाँ पे काम करते हुए लोगों को भी देख सकते हैं, लेकिन अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को समझना है तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट ही वाहिद मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हम उसके स्ट्रक्चर का जायज़ा ले सकते हैं.
अब देखिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी पुराना है और मिडेवल में जो यूरोपियन चर्चेस थे वो भी अपने चर्चेस के लिए भी ऑर्गेनाइजेशन चार्ट का सहारा लेते थे। उसमें जो हायरार्की थी या चर्च की जो हायरार्की थी उसका इजहार ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर या चार्ट के थ्रू किया करते थे। लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद ये एक बाकायदा तौर पे टेक्निक यूज़ किए जाने लगी जिसके थ्रू जो ऑर्गेनाइजेशंस थी वो अपने स्ट्रक्चर का इजहार किया करती थीं। मोस्ट ऑफ द 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो था वो इंतहाई सिंपल हुआ करता था। और वो कुछ किस किस्म का स्ट्रक्चर होता था, वो स्ट्रक्चर कुछ इस किस्म का होता था कि दी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो था उसमें एट द टॉप लेवल पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को प्लेस किया जाता था और एवरीवन एल्स वाज अरेंज्ड इन लेयर्स डाउन बिलो। द थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग were done by the top and the people who were arranged and the physical work was performed by the employees who were organized in distinct functional departments. This type of structure was quite effective and became entrenched in business, non-profit and military organizations for most of the 20th century. देखिए जो एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो था जो कि हमने कहा कि जी के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद बाकायदा तौर पे ऑर्गेनाइजेशंस ने ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के थ्रू जब बाकायदा तौर पे जो डिफरेंट अदारे थे उनने ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का इजहार करना शुरू किया। तो मोस्ट ऑफ द अर्ली 19th सेंचुरी में और अर्ली 20th सेंचुरी में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो था वो इंतहाई सिंपल होता था। जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता था उसको टॉप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पे प्लेस किया जाता था और उसके नीचे लेयर्स में बाकी सारी ऑर्गेनाइजेशन अरेंज की जाती थी और जनरली जो डिसीजन मेकिंग थी वो टॉप मैनेजमेंट करती थी और वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ जो थे उनका फ़र्ज़ क्या था, जो उनका काम क्या था कि वो टॉप मैनेजमेंट की डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर था ये बहुत अरसे तक इंतहाई इफ़ेक्टिवली ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ होता रहा। अब देखिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के हमने कहा कि जी दो बेसिक जो हैं मकासद हैं। एक तो ये है कि जी के वर्टिकल हायरार्की का इजहार होता है, ठीक है, और दूसरा हॉरिजॉन्टल जो है उसमें इंफॉर्मेशन शेयरिंग की भी प्रोविज़न होनी चाहिए जो हॉरिजॉन्टल इंफॉर्मेशन शेयरिंग को फैसिलिटेट करता है। तो इंफॉर्मेशन शेयरिंग के पर्सपेक्टिव से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है या तो वो एक वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन का इजहार किया जा सकता है उसके थ्रू। जो ऑर्गेनाइजेशंस को वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो कि जनरली जिनका मकसद होता है दे आर डिज़ाइंड फॉर एफिशिएंसी और उसके मुकाबले में कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशंस कहलाती हैं विच आर डिज़ाइन फॉर लर्निंग। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनको डिज़ाइन कुछ इस तरह किया जाना चाहिए कि वो बोथ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इंफॉर्मेशन जो है वो जो चाहिए रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो आसानी से फ्लो करे, ठीक है, ताकि लोग जो हैं वो जो एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव कर सकें या अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। ठीक है, जनरली जो ट्रेडिशनल तरीक़ेकार था ऑर्गेनाइजेशंस को डिज़ाइन करने का वो था वर्टिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, वर्टिकल स्ट्रक्चर क्या था? वर्टिकल स्ट्रक्चर में जनरली स्पेशलाइज्ड टास्क होते थे, स्ट्रिक्ट हायरार्की विद मैनी रूल्स एग्जिस्ट करती थी, वर्टिकल कम्युनिकेशन एंड रिपोर्टिंग सिस्टम्स होते थे, दे यूज्ड टू बी फ्यू टीम्स, टास्क फोर्सेस और इंटीग्रेटर्स, सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग की जाती थी। और अब जो लेटर जो कंटेम्पररी स्टाइल है वो कहलाता है हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन और द लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, डिज़ाइन फॉर लर्निंग। हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर क्या है? इसमें शेयर टास्क होते हैं, एम्पावर्ड एम्प्लॉयज़ होते हैं, रिलैक्स्ड हायरार्की होती है, फ्यू रूल्स एग्जिस्ट करते हैं। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होती है, जनरली फेस टू फेस कम्युनिकेशन को की ज़्यादा इम्पोर्टेंस समझी जाती है, बहुत सारी टीम्स और टास्क फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं और डिसीजन मेकिंग जनरली डिसेंट्रलाइज होती है। ठीक है, देखिए हमने कहा है कि ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं जनरली उनका मकसद था दे वर डिज़ाइन फॉर एफिशिएंसी और उनको हम जनरली कहते थे वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशंस।
ठीक है, कि जनरली दे यूज्ड टू हैव स्पेशलाइज्ड टास्क and they used to have strict hierarchy with many rules. There was vertical communication system was generally implemented, and few teams used to operate in such an environment, and decision was generally made by some central authority. आजकल जो कंटेम्प्रेरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं दे आर डिज़ाइन फॉर लर्निंग और उनको हम हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं. इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? शेयर टास्क एंड एम्पावर्ड टीम्स एग्जिस्ट करती हैं, रिलैक्स्ड हायरार्की है विद फ्यू रूल्स, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन और फेस टू फेस कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. There are many teams and task forces which operate in such an environment, और decentralized decision making को पर emphasis होता है. अब देखिए हमने कहा जी कि ऑर्गेनाइजेशन में या तो वर्टिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं या हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो वर्टिकल इंफॉर्मेशन शेयरिंग को इनकरेज करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो किस किस्म के सिस्टम्स डिज़ाइन कर सकती हैं. आइए थोड़ा सा इसका जायज़ा लेते हैं. वर्टिकल लिंकेजेस जो हैं इनको फैसिलिटेट करने के लिए या इन लिंकेजेस को इस्टेब्लिश करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ करती हैं. पहला जो तरीक़ेकार है वो कहलाता है हायरार्किकल रेफरल. हायरार्किकल रेफरल क्या है? हायरार्किकल रेफरल बेसिकली एक चेन ऑफ कमांड है ऑर्गेनाइजेशन में, जिसके मुताबिक अगर कोई प्रॉब्लम किसी स्टेज पे अराइज होती है या किसी एक हायरार्किकल लेवल पे अगर कोई प्रॉब्लम अराइज होती है, तो उस हायरार्किकल लेवल को चाहिए कि वो प्रॉब्लम नेक्स्ट लेवल को मार्क करे या नेक्स्ट लेवल को भिजवाए ताकि उसको सॉल्व किया जा सके. ठीक है. नंबर 2, वर्टिकल लिंकेजेस में देयर आर नंबर ऑफ रूल्स एंड प्लान्स. रूल्स एंड प्लान से क्या मुराद है? टू द एक्सटेंट दैट द प्रॉब्लम्स एंड डिसीजंस आर रेपिटिशियस, a rule or procedure can be established so that employees know how to respond to a problem. जहाँ तक बहुत सारी जो रोज़मर्रा के रूटीन के मामूलात हैं या रोज़मर्रा की रूटीन की जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ हैं उनको हैंडल करने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस एस्टेब्लिश किए जाते हैं उनको हम कहते हैं ये रोज़मर्रा के रूल्स हैं, ताकि जो रूटीन के काम हैं उनको आसानी से सर अंजाम दिया जा सके या रूटीन के टास्क को आसानी से परफॉर्म किया जा सके. और ऑर्गेनाइजेशंस बहुत सारे प्लान्स भी बनाती हैं, उनको इम्प्लीमेंट भी करती हैं. फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशंस बाकायदगी से अपना बजट बनाती हैं. ठीक है. वर्टिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स. वर्टिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स जो हैं वो मुश्तमिल होते हैं पीरियोडिक रिपोर्ट्स पर, रिटन इंफॉर्मेशन पर और कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम्स पे. इनका मकसद क्या होता है कि एक तरीके कार के मुताबिक जो लो लेवल ऑफ हायरार्की है वो ऑटोमेटिकली रिपोर्ट्स जनरेट करे और अपर लेवल ऑफ हायरार्की को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे या इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे. अब देखिए इसके साथ साथ बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो हॉरिजॉन्टल लिंकेजेस भी क्रिएट करती हैं. हॉरिजॉन्टल लिंकेजेस क्रिएट करने का पहला तरीक़ेकार क्या हो सकता है कि आप इंफॉर्मेशन सिस्टम्स क्रिएट करें. इंफॉर्मेशन सिस्टम्स लाइक फॉर एग्जांपल आज ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उन्होंने वर्टिकल लिंकेजेस भी क्रिएट करती हैं और हॉरिजॉन्टल लिंकेजेस भी क्रिएट करती हैं. फॉर एग्जांपल वर्टिकल लिंकेजेस का एक तरीक़ेकार क्या है कि हायरार्किकल रेफरल का सिस्टम होता है. अगर एक लेवल पे ऑफ हायरार्की के एक लेवल पे एक प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जा सकता तो उसको रेफर नेक्स्ट लेवल पे कर दिया जाता है. दूसरा, रूल्स एंड प्लान्स इस्टेब्लिश किए जाते हैं और वर्टिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स इस्टेब्लिश किए जाते हैं. लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो हॉरिजॉन्टल लिंकेजेस को भी एम्फसाइज करती हैं. और हॉरिजॉन्टल लिंकेजेस का पहला एक मैकेनिज्म क्या है कि आप कोई डेटाबेस क्रिएट कर देते हैं, जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स क्रिएट कर देते हैं, जिससे कि हर एम्प्लॉय जो है वो इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन या रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है उससे कोई ना कोई जो है वो डिसीजन उस इंफॉर्मेशन की मदद से ले सकता है. नंबर 2, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. डायरेक्ट कॉन्टैक्ट क्या होता है कि एक पर्सन को या एक एम्प्लॉय को लेज़ॉन रोल दे दिया जाता है. और लेज़ॉन रोल का मकसद क्या है कि वो दो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के दरमियान एक लिंक एस्टेब्लिश करता है या एक लेज़ॉन मैकेनिज्म एस्टेब्लिश करता है. जैसे कि इंजीनियरिंग
और टूल्स डिपार्टमेंट के दरमियान, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट के दरमियान एक पर्टिकुलर पर्सन जो है वो लेइजॉन, जहाँ एक डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय जो है वो लेइजॉन का रोल अदा कर सकता है। टास्क फोर्सेस, समटाइम्स एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए या एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो टास्क फोर्सेस क्रिएट कर देती हैं। तो टास्क फोर्सेस बेसिकली टेम्पररी कमेटीज होती हैं जो कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के जो डिपार्टमेंट्स हैं उन पर मुश्तमिल होती हैं और उनका मकसद यही होता है कि वो एक किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करें। नंबर एक और तरीक़ेकार जिसके थ्रू हॉरिजॉन्टल लिंकेजेस एस्टेब्लिश किए जा सकते हैं वो कहलाता है फुल टाइम इंटीग्रेटर। और फुल टाइम इंटीग्रेटर जो है जनरली, इसको समझने के लिए जो जनरली इनके टाइटल्स होते हैं वो किस किस्म के होते हैं, प्रोडक्ट मैनेजर, project manager, program manager or brand manager. Unlike liaison person described earlier, the integrator does not report to one of the functional departments being coordinated. He or she is located outside the department and has the responsibility for coordinating several departments. The brand manager, for example, he may be responsible to handle a particular brand, may for example Lux soap, or for example Colgate toothpaste. They may have brand manager for these products. ठीक है, तो इंटीग्रेटर जो है उसका रोल किस शेप में होता है, जनरली वो ब्रांड मैनेजर का रोल अदा करता है, प्रोग्राम मैनेजर का रोल अदा करता है, प्रोडक्ट मैनेजर का रोल अदा करता है, या प्रोडक्ट जो उसका टाइटल प्रोजेक्ट मैनेजर का हो सकता है। ठीक है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में कभी कभार कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स या इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स के लिए टीम्स भी एस्टेब्लिश कर दी जाती हैं। और टीम्स भी क्या होती हैं, टीम्स बेसिकली आर परमानेंट टास्क फोर्सेस। ठीक है, टीम्स आर परमानेंट टास्क फोर्सेस एंड आर ऑफन यूज्ड इन कंजंक्शन विद फुल टाइम इंटीग्रेटर्स व्हेन एक्टिविटीज अमंग डिपार्टमेंट्स रिक्वायर स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अ क्रॉस फंक्शनल टीम इज ऑफन द सॉल्यूशन। ठीक है, टीम्स भी बेसिकली एक परमानेंट टास्क फोर्स की शेप है। उसका मकसद क्या है कि एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को या एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट से लोगों को इकट्ठा किया जाता है और उनका मकसद होता है कि वो उस टास्क को ऑपरेट करें या उस टास्क को कंप्लीट करें। ठीक है, स्पेशल प्रोजेक्ट टीम्स भी हो सकती हैं, इनोवेशंस के लिए भी हो सकती हैं, क्रॉस फंक्शनल भी हो सकती हैं, और वर्चुअल प्रोडक्ट टीम्स भी हो सकती हैं या वर्चुअल टीम्स भी हो सकती हैं। और अब तो बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट्स हैं वो जनरली टीम्स की फिलॉसफी अपनाते हुए ही ऑपरेट करते हैं। ठीक है, और जनरली हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ग्रुपिंग की ऑप्शंस क्या अवेलेबल हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिपार्टमेंटल ग्रुपिंग्स किस तरह की जाती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में। Generally, departmental grouping affects employees because they share a common supervisor and common resources, are jointly responsible for performance and tend to identify and collaborate with one another. Departmental groupings जो हैं वो employees को किस तरह affect करते हैं, because they share a common supervisor and they collaborate with one another. ठीक है, and they are jointly responsible for a particular task or for a particular ऑब्जेक्टिव और गोल। ठीक है, जनरली जो पहला ग्रुपिंग का तरीक़ाकार है वो कहलाता है फंक्शनल ग्रुपिंग। फंक्शनल ग्रुपिंग क्या होती है, प्लेसेस टुगेदर एम्प्लॉइज हु परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस और वर्क प्रोसेसेस हु ब्रिंग सिमिलर नॉलेज एंड स्किल्स टू बियर। ठीक है, फॉर एग्जांपल ऑल मार्केटिंग पीपल आर जनरली coordinated or are generally allocated in the marketing department. ठीक है, और ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड जो लोग हैं ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड लोग जो हैं वो मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हैं। तो ये फंक्शनल ग्रुपिंग कहलाती है। फंक्शनल ग्रुपिंग क्या है कि बेसिकली प्लेसेस टुगेदर एम्प्लॉइज हु परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस और वर्क प्रोसेसेस और दोज हु ब्रिंग सिमिलर नॉलेज और स्किल्स। डिविजनल ग्रुपिंग क्या होती है, डिविजनल ग्रुपिंग मीन्स पीपल आर ऑर्गेनाइज्ड according to what the organization produces. All people required to produce toothpaste, including personnel in the marketing, manufacturing or sales, are grouped together. ठीक है, डिविजनल ग्रुपिंग जनरली प्रोडक्ट बेस्ड होती है और वो तमाम लोग जो कि उस टूथपेस्ट या उस साबुन को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, दे कम टुगेदर अंडर वन डिवीजन।
Horizontal grouping means employees are organized around core work processes, the end-to-end work, information and material flows that provide value directly to customer. All the people who work on a core process are brought together in a group rather than being separated into functional departments. For example, at field offices of U.S. Occupational Safety and Health Administration, team of workers representing various functions respond to complaints from American workers regarding health and safety issues, rather than having the work divided up among specialized employees. Virtual network group, आजकल बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो अपने आप को वर्चुअली ऑर्गेनाइज भी करती हैं. दिस इज बेसिकली अ रीसेंट अप्रोच टू डिपार्टमेंटल ग्रुपिंग. With this grouping, the organization is loosely connected cluster of separate components. In a sense, departments are separate organizations that are electronically connected for sharing information and completion of tasks. Departments can be spread throughout the world, and they may not be located in close proximity. ठीक है, virtual teams में जो एक ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट हैं वो पूरी दुनिया में उनका फैलाव हो सकता है और ज़रूरी नहीं है कि वो एक दूसरे के बिल्कुल आसपास लाए करें. लेट्स स्टार्ट अगेन. तो देखिए, हमने आज के हमारे लेक्चर के ऑब्जेक्टिव क्या हैं कि हम ये देखना चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स कैसे ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने स्ट्रक्चर्स को ऑर्गेनाइज करती हैं, मीनिंग कि अपनी एक्टिविटीज़ को और पीपल दोज हु परफॉर्म दोज सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज़ हाउ दे ग्रुप टुगेदर. तो हमने जनरली अभी तक बात की है थोड़ी बहुत की जी कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स हैं क्या, ठीक है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लिंकेजेस क्या हैं, और देन हमने कहा है कि बेसिक फॉर्म ऑफ ग्रुपिंग पीपल टुगेदर वो क्या हो सकती हैं, फंक्शनल बेसिस पे हो सकती हैं, डिविजनल बेसिस पे हो सकती हैं, ठीक है, जहाँ वो जो है वो वर्चुअल टीम्स हो सकती हैं, ठीक है, जहाँ वो मल्टी फोकस्ड हो सकती है, जहाँ हॉरिजॉन्टल ग्रुपिंग हो सकती है. अब हम डिटेल में इन सारी चीज़ों को देखते हैं. तो अभी आप जो मेरी राइट साइड पे जहाँ आप जो अभी स्लाइड आप देख रहे हैं वो बेसिकली एक सिंपल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जिसको के हम कहते हैं कि दिस इज़ अ फंक्शनल स्ट्रक्चर, जिसमें कि टॉप पे एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है और उसके अंडर जो है वो डिफरेंट उस ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं जो ऑपरेट करते हैं. फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड सेल्स. तो एक फंक्शनल डिपार्टमेंट में एक्टिविटीज आर ग्रुप टुगेदर बाय कॉमन फंक्शन फ्रॉम बॉटम टू द टॉप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ऑल इंजीनियर्स आर लोकेटेड इन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट and vice president of engineering responsible for them. The same is true for marketing, R&D and manufacturing. तो ये जो आप एक सिंपल सा स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको हम फंक्शनल डिपार्टमेंट कहते हैं. तो बेसिक फंक्शनल स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है कि जी देखिए एक और उसमें हम देखते हैं कि उसमें क्या बेसिक उसके पर्पसेस हो सकते हैं. देखिए ऐसा आप स्लाइड पे देख रहे हैं एक बेसिक फंक्शनल स्ट्रक्चर. उस पर टॉप पे उसका कमांड है जहाँ चीफ एग्जीक्यूटिव है, जहाँ टॉप मैनेजर है. ऑपरेशंस हो सकते हैं उसके कुछ डिपार्टमेंट जो है एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ऑपरेशंस का हो सकता है, प्लानिंग का हो सकता है, लॉजिस्टिक्स का हो सकता है, फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का हो सकता है और इंटेलिजेंस का हो सकता है. कमांड से क्या मुराद है? प्रोवाइड्स ऑन सीन मैनेजमेंट एंड कंट्रोल अथॉरिटी. ऑपरेशंस डायरेक्ट इंसिडेंट टेक्निकल ऑपरेशंस. प्लानिंग प्रिपेयर इंसिडेंट एक्शन प्लान एंड मेंटेन सिचुएशन एंड रिसोर्सेस. लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड सर्विसेज एंड सपोर्ट टू इंसिडेंट. Finance and administration track incident cost and accounts for reimbursement. And intelligence provide analysis and sharing of information and intelligence during the incident. तो ये एक basic structure है, ठीक है. Then there is another type of structure जिसको हम कहते हैं functional structure with geographical subdivisions, ठीक है. फंक्शनल स्ट्रक्चर विद जियोग्राफिकल सब डिविजन्स कैसा है? फंक्शनल स्ट्रक्चर देखिए उसका एक हिस्सा जो है वो तो फंक्शंस पे बेस्ड है और वो वही है जो कि प्रीवियस स्लाइड्स में आप देख चुके हैं, ठीक है, कि ऑन द टॉप देयर इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और द टॉप मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. उसके अंडर डिफरेंट उसके डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल ऑपरेशंस, प्लानिंग, लॉजिस्टिक्स, फाइनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन और इंटेलिजेंस के डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं, लेकिन ये फर्दर जियोग्राफिकली भी डिवाइडेड हैं. फॉर एग्जांपल डिवीजन ए जो है वो एक जियोग्राफिक एरिया ए पे मुश्तमिल एक डिवीजन है और उसमें भी ये सारे डिपार्टमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं. डिवीजन बी वो जियोग्राफिक एरिया बी पे मुश्तमिल है. इसी तरह डिवीजन सी जियोग्राफिक एरिया सी पर मुश्तमिल है और यहाँ पे जो है वो उन सब इन सब का
ऊपर जो फंक्शनल डिपार्टमेंट्स हैं वो डिपार्टमेंट्स इन जियोग्राफिक रीजन्स में भी एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। कभी कभार फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है वो फंक्शनल सब डिवीजन पे भी क्रिएट हो सकता है, या उसमें फर्दर जो डिवीजन्स हैं वो फंक्शनल सब डिवीजन्स भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि फंक्शनल स्ट्रक्चर है जिसमें कि टॉप मैनेजमेंट है, टॉप मैनेजमेंट के अंडर जो है ऑपरेशंस डिपार्टमेंट है, प्लानिंग डिपार्टमेंट है, लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट है, फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है और देन इंटेलिजेंस है। फर्दर ऑपरेशंस में एक सप्रेशन ग्रुप है, एक रेस्क्यू ग्रुप है, एक इमरजेंसी मेडिकल सर्विस ग्रुप है, ठीक है। तो ये फर्दर, अब ये देखिए फंक्शनल स्ट्रक्चर विद जियोग्राफिक सब डिवीजन नहीं है, ये फंक्शनल स्ट्रक्चर विद फर्दर फंक्शनल सब डिवीजन है, ठीक है। अब देयर सर्टेन क्वेश्चंस जो कि अराइज करते हैं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एसोसिएटेड विद द बेसिक फंक्शनल स्ट्रक्चर, when is a functional structure most likely to be appropriate for an organization. Think about factors such as size, environment, uncertainty and technology. तो फंक्शनल ग्रुपिंग जो है अगर हम कॉन्टेक्स्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एनवायरनमेंट इनकी कैसी होती है, लो अनसर्टेनिटी होती है, स्टेबल एनवायरनमेंट होती है, टेक्नोलॉजी रूटीन, लो इंटरडिपेंडेंस होती है इनमें, साइज स्मॉल टू मीडियम, गोल्स इंटरनल एफिशिएंसी, टेक्निकल स्पेशलाइजेशन एंड क्वालिटी, ठीक है। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर्स वहाँ पे कहाँ पे ज़्यादा कामयाब साबित होते हैं, द फंक्शनल स्ट्रक्चर कहाँ पे बेहतर तौर पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जहाँ पे इन्वायरमेंट में अनसर्टेनिटी ना हो, एक स्टेबल इन्वायरमेंट एग्जिस्ट करती हो, टेक्नोलॉजी रूटीन हो, लो इंटरडिपेंडेंस हो, साइज स्मॉल टू मीडियम हो, गोल्स इंटरनल एफिशिएंसी हो, टेक्निकल स्पेशलाइजेशन और क्वालिटी एम्फेसिस हो। अब देखिए फंक्शनल ग्रुपिंग की स्ट्रेंथ्स क्या हैं, economies of scale within functions, in-depth skill development, best when only one or few similar products. देखिए इसकी स्ट्रेंथ्स क्या है फंक्शनल ग्रुपिंग की, किन के वजह से आपको economies of scale हासिल हो सकती हैं। इन डेप्थ स्किल डेवलपमेंट, आप अपने एम्प्लॉयज़ को बेहतर तौर पे उनकी स्किल्स पॉलिश कर सकते हैं। बेस्ट ओनली व्हेन वन और फ्यू सिमिलर प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल और व्हेन यू आर बेसिकली सेलिंग वन और टू सिमिलर प्रोडक्ट्स, ठीक है। वीकनेसेस क्या है, स्लो रिस्पॉन्स टाइम टू एनवायरमेंटल चेंजेस, डिसीजंस में पाइल अप ऑन टॉप, हायरार्की ओवरलोड, पुअर इंटरनल कोऑर्डिनेशन और इंटर यूनिट कोऑर्डिनेशन, लेस इनोवेशन, रिस्ट्रिक्टेड व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। देखिए हम फंक्शनल ग्रुपिंग की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं जी कि फंक्शनल ग्रुपिंग का कॉन्टेक्स्ट क्या हो सकते हैं, ये ऐसी इन्वायरमेंट में ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं जो कि लो अनसर्टेनिटी हो जिस इन्वायरमेंट में, टेक्नोलॉजी रूटीन हो, लो इंटरडिपेंडेंस हो, साइज स्मॉल टू मीडियम हो, गोल्स उसके इंटरनल एफिशिएंसी हो, टेक्निकल स्पेशलाइजेशन और क्वालिटी गोल्स हो। स्ट्रेंथ्स क्या हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल विद इन फंक्शंस एग्जिस्ट करती हैं, इन डेप्थ स्किल डेवलपमेंट हो सकती है, बेस्ट व्हेन ओनली वन ऑफ फ्यू सिमिलर प्रोडक्ट्स आप मार्केट कर रहे हो। वीकनेसेस, यू आर वेरी स्लो टू रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल चेंजेस, डिसीजंस में पाइल अप ऑन टॉप, हायरार्की ओवरलोड, पुअर इंटर यूनिट कोऑर्डिनेशन, लेस इनोवेशन, रिस्ट्रिक्टेड व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। एक फंक्शनल स्ट्रक्चर की हम एग्जांपल देखते हैं, वो फेडरल हाईवे अथॉरिटी यूएस की है। उसके एम्स क्या है, reducing traffic congestion and improving roadway safety are high priorities for federal highway administration. Traffic incidents are a major source of both highway congestion and safety problems. Incidents are estimated to cause approximately half of all traffic delays. For these reasons, Federal Highway Authority strongly endorses the establishment and use of good traffic incident management. Effective transportation system management or operation depends on aggressive management of temporary disruptions caused by traffic incidents, work zones, weather and special events in order to reduce the consequence of these disruptions and return the system to full capacity. ये उसका एम है फेडरल यूएस हाईवे अथॉरिटी का। अब हम देखते हैं टू व्हाट एक्सटेंट कैन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस typically apply to functional organization structures be applied to Federal Highway Authority structure. Is there are differences? What are the reasons for those differences? So we want to see or we want to explore this with the help of this example. अब देखिए ये आप थोड़ा सा सोच सकते हैं, ठीक है,
कि हमने ये एग्जांपल ली है कि जी के यूएस फेडरल हाईवे अथॉरिटी है, जो उसका एम क्या है कि रोड सेफ्टी हो, ठीक है, हाईवेज पे कंजेशन ना हो, इंसिडेंट्स या ट्रैफिक इंसिडेंट्स को बेहतर तौर पे मैनेज किया जाए, ठीक है, इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और ऑपरेशंस जो है वो कहते हैं जी कि इनकी उस पर डिपेंड करते हैं कि हाउ एग्रेसिवली दे मैनेज टेम्पररी डिसरप्शंस मे बी कॉज्ड बाय ट्रैफिक इंसिडेंट, वर्क जोन्स, वेदर, स्पेशल इवेंट एक्सेट्रा। इस सारी चीज़ों को देखते हुए आप क्या समझते हैं कि ये एक फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे क्रिएट कर सकती है, ठीक है, इसके बारे में सोचिए। अब हम आते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर की तरफ। देखिए डिविजनल स्ट्रक्चर्स जो हैं वो आउटपुट की बेस पे या प्रोडक्ट्स की बेस पे क्रिएट किए जा सकते हैं। द टर्म डिविजनल स्ट्रक्चर इज यूज्ड हियर एज अ जेनरिक टर्म फॉर व्हाट इज समटाइम्स कॉल्ड अ प्रोडक्ट स्ट्रक्चर और अ स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। With this structure, divisions can be organized according to individual products, services, product groups, major projects or programs, divisions, businesses or profit centers. The distinctive features of division structure is that grouping is based on organization outputs. ठीक है, देखिए डिविजनल स्ट्रक्चर क्या है। डिविजनल स्ट्रक्चर्स को हम जनरली प्रोडक्ट स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं, स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट्स भी कहते हैं, ठीक है। और इसके एग्जांपल क्या है, लेट्स से फॉर एग्जांपल एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, उसकी एबीसी कंपनी है, उसने उसका स्ट्रक्चर किसकी तरह किया हुआ है कि कार्स का अलहदा डिवीजन है, ट्रक्स का अलहदा डिवीजन है और ट्रैक्टर्स का अलहदा डिवीजन है। हम एक डिविजनल स्ट्रक्चर को हम समझना चाह रहे थे और हम ये कह रहे थे कि डिविजनल स्ट्रक्चर्स किस तरह क्रिएट किए जाते हैं, कि डिविजनल स्ट्रक्चर्स जनरली प्रोडक्ट बेस्ड होते हैं या स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट्स पे बेस किए जाते हैं। और एक चीफ एग्जीक्यूटिव, लेट्स से एबीसी चीफ एग्जीक्यूटिव है कंपनी का, और वो अपनी कंपनी को कार्स की बेसिस पे, ट्रक्स की बेसिस पे और ट्रैक्टर्स की बेसिस पे जो उसके डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं या बिजनेस यूनिट्स हैं उनकी बेसिस पे अपनी कंपनी को अगर ऑर्गेनाइज करता है तो हम कहते हैं ये एक डिविजनल स्ट्रक्चर है। एग्जाम्पल फिलिप्स, एन एग्जाम्पल ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर। Philips is a market-driven company with an organization structure that reflects the needs of our customer. We operate in three main sectors: healthcare, lighting and consumer lifestyle. ठीक है, Philips की हमने एग्जाम्पल ली है। कहते हैं जी कि Philips जो है वो अपने आप को उसने बिजनेस यूनिट्स की जो डिविजनल स्ट्रक्चर है उसका वो हेल्थ केयर, लाइटिंग और कंज्यूमर लाइफस्टाइल के बेसिस पे उसने अपने डिफरेंट डिविजन्स क्रिएट किए हुए हैं। So there are certain questions जो कि arise करते हैं कि what are the advantages and disadvantages associated with a divisional structure? When is a divisional structure most likely to be appropriate for an organization? Think about factors such as size, environmental uncertainty and technology. अब आप क्या समझते हैं, ठीक है, आज का इसका हमारा मकसद क्या है डिविजनल स्ट्रक्चर्स को देखने का, कि हम ये जानना चाहते हैं कि असल में इनका फ़ायदा या डिसएडवांटेजेस क्या है। जैसे हमने पहले फंक्शनल स्ट्रक्चर को देखा, हमने कहा जो उसकी कोई स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, उसकी कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस है, उसका अपना एक कॉन्टेक्स्ट है जिनमें वो ऑपरेट करते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि अब डिविजनल स्ट्रक्चर्स के क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। देखिए डिविजनल ग्रुपिंग, कॉन्टेक्स्ट एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो मॉडरेट टू हाई अनसर्टेनिटी एनवायरनमेंट में इस किस्म की ग्रुपिंग जो है वो ज़्यादा सक्सेसफुल साबित होती है। टेक्नोलॉजी, नॉन रूटीन, हाई इंटरडिपेंडेंट टेक्नोलॉजी जो है उसमें भी ये डिविजनल स्ट्रक्चर ज़्यादा बेहतर तौर पे कामयाब होता है। साइज, लार्ज साइज फर्म्स हैं तो वो भी डिविजनल ग्रुपिंग करती हैं। गोल्स क्या है, एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस, अडेप्टेशन, क्लाइंट सेटिस्फेक्शन। डिविजनल स्ट्रक्चर का कॉन्टेक्स्ट की हमने बात की है तो हमने कहा जी कि कॉन्टेक्स्ट में तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं और वो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी, साइज एंड गोल्स। एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी, साइज एंड गोल्स, ठीक है। और स्ट्रेंथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, these type of structures they are suited to fast change in unstable environment. Client satisfaction because product responsibility and contact person are clear. High coordination across functions. Units adapt to differences in products, regions and clients best when several different kinds of products are available. ये स्ट्रक्चर कब ज़्यादा कामयाब साबित होता है, स्ट्रक्चर की क्या स्ट्रेंथ्स है। जनरली एक अनस्टेबल एनवायरनमेंट में ये एक ज़्यादा अच्छा स्ट्रक्चर है। क्लाइंट्स ज़्यादा सेटिस्फाई फील करते हैं क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी और कॉन्टैक्ट पर्सन क्लियर होते हैं।
There is a high coordination among functions. Units adapt to differences in products, regions, clients. Best when several different kinds of products are basically marketed by a company. Weaknesses क्या है? You lose economies of scale in functional departments, poor functional coordination across product lines, lose in-depth competence and technical specialization, integration and standardization across product lines is difficult. ठीक है, तो वीकनेसेस क्या है इस प्रोग्राम की? वीकनेसेस क्या है कि जनरली इकोनॉमीज ऑफ स्केल आप एंजॉय नहीं करते, क्योंकि हर डिवीजन के लिए आप अपने डिपार्टमेंट्स, अपने फंक्शनल डिपार्टमेंट्स को रिपीट कर रहे होते हैं. ठीक है, और इन फंक्शनल डिपार्टमेंट्स का अक्रॉस प्रोडक्ट लाइंस की आपस में खास कोऑर्डिनेशन भी नहीं होती. लूज इन डेप्थ कॉम्पिटेंस एंड टेक्निकल स्पेशलाइजेशन. जब मैनेजर्स एक डिविजन्स में काम करते हैं तो दे आर नॉट दैट मच कॉम्पिटेंट, या इतने उनका अच्छा टेक्निकल बैकग्राउंड शायद ना हो. इंटीग्रेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन अक्रॉस प्रोडक्ट लाइंस इज डिफिकल्ट. इंटीग्रेशन और स्टैंडर्डाइजेशन जो है अक्रॉस दी प्रोडक्ट लाइंस करना इज वेरी डिफिकल्ट. सोनी की हम एग्जांपल लेते हैं, हम देखते हैं कि डिसएडवांटेजेस ऑफ द फर्म प्रोडक्ट डिविजनल स्ट्रक्चर क्या है. इफ सोनी ट्रबल अरोज मोर पैशन देन दोज ऑफ अदर जापानीज टेक्नोलॉजी ग्रुप्स, it is because it has been best positioned for the shift to networked hardware and digital distribution model. Apple has exploited. Sony made the devices, music players, mobile phones and computers, and its movie studios and music companies produce the entertainment content. But instead of working together, the managers of different businesses fought to keep their independence. Mr. Katayama says early attempts to integrate products and create digital content stores to rival iTunes flopped, while Apple, our niche computer maker with no entertainment assets, swept the field. अब देखो कहता है हमें सोनी का उसने हमें बताया कि जी डिविजनल स्ट्रक्चर जो है उसके क्या, इस एग्जांपल की मदद से आप उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो हैं उनको आप देख सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ठीक है, जब डिफरेंट बिजनेसेस होते हैं तो डिफरेंट जो कहते हैं जो प्रॉब्लम है वो मैनेजर्स क्या है, वो अपनी अपनी इंडिपेंडेंस कायम रखना चाहते हैं. ठीक है, जनरली डिपार्टमेंटल ग्रुपिंग ऑप्शंस क्या हैं कि आप यूजर की बेस पे, कस्टमर की बेस पे या जियोग्राफी की बेस पे उनको सेगमेंट कर सकते हैं, उनको डिवाइड कर सकते हैं. मल्टी फोकस्ड जो है वो ग्रुपिंग किस किस्म की होती है, जो कि मे बी शायद मल्टी फोकस ग्रुपिंग में आपके फंक्शनल डिपार्टमेंट्स भी हैं और आपके प्रोडक्ट बेस्ड डिविजन्स भी हैं. इसी तरह आप देखते हैं स्लाइड में, आप राइट साइड पे देख रहे हैं कि एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, तो उसके अंडर लीगल सर्विसेज भी हैं, फाइनेंस की सर्विसेज भी हैं, HR की सर्विसेज भी हैं. अब हर सर्विस जो है लीगल सर्विसेज, फॉर एग्जांपल दे हैव द पर्सनल कंप्यूटर्स, बिजनेस कंप्यूटर्स एंड बिजनेस सर्विसेज. मल्टी फोकस ग्रुपिंग के हम देखते हैं कि क्या उसके एडवांटेजेस, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस हैं. अगर हम कॉन्टेक्स्ट की बात करें और एनवायरनमेंट की बात करें तो जनरली मॉडरेट टू हाई अनसर्टेनिटी होती है इस एनवायरनमेंट में, एंड दे आर चेंजिंग कस्टमर नीड्स और डिमांड्स. टेक्नोलॉजी रूटीन और नॉन रूटीन विद इंटरडिपेंडेंस अक्रॉस बोथ फंक्शंस एंड प्रोडक्ट लाइंस. साइज मीडियम टू लार्ज. Goals, external effectiveness and adaptation plus efficiency with some functions. देखिए हम मल्टी फोकस ग्रुपिंग की बात कर रहे थे. मल्टी फोकस ग्रुपिंग हमने कहा कि किस तरह हो सकती है अगर आप एक से ज़्यादा अगर आप जो है ग्रुपिंग के मेथड्स यूज़ करें. फॉर एग्जांपल आप फंक्शनल प्लस प्रोडक्ट ग्रुपिंग करें, आप फंक्शनल प्लस जियोग्राफिक ग्रुपिंग करें, तो हम कहते हैं इट्स बेसिकली मल्टी फोकस ग्रुपिंग. ठीक है, तो मल्टी फोकस ग्रुपिंग जो है एनवायरनमेंट के लिहाज से किस किस्म की एनवायरनमेंट होगी, मॉडरेट टू हाई अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करेगी और कस्टमर डिमांड्स जो हैं वो चेंज करती रहती हैं. टेक्नोलॉजी रूटीन और नॉन रूटीन हो सकती है विद इंटरडिपेंडेंसीज अक्रॉस बोथ फंक्शंस एंड प्रोडक्ट लाइंस. साइज मीडियम टू लार्ज हो सकता है. गोल्स क्या होते हैं, एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस एंड एडेप्टेशंस प्लस एफिशिएंसी विद सम फंक्शंस. स्ट्रेंथ्स क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशन can achieve adaptability and coordination in some areas and efficiency in others. Better alignment between corporate level and division level goals. Achieves coordination both within and between product lines. Weaknesses क्या होती हैं, potential for excessive administrative overhead, conflict between divisions and corporate departments. ठीक है,
स्ट्रेंथ्स क्या है कि ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो ज़्यादा अडेप्टेबल होती हैं, कोऑर्डिनेट कर सकती हैं विद इन एरियाज एंड एफिशिएंसी इन अदर्स। किसी एरियाज में एफिशिएंट हो सकती हैं तो किसी दूसरे एरियाज में ज़्यादा बेहतर तौर पे कोऑर्डिनेशन कर सकती हैं। बेटर अलाइनमेंट बिटवीन कॉर्पोरेट लेवल एंड डिवीजन लेवल गोल्स, अचीव्स कोऑर्डिनेशन बोथ विद इन एंड बिटवीन प्रोडक्ट लाइन्स। वीकनेसेस क्या हैं? पोटेंशियल फॉर एक्सेसिव एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिवीजन्स एंड कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट्स। ये अब आप जो अपनी राइट साइड पे स्लाइड पे देख रहे हैं, ये एक मल्टी फोकस्ड जो है वो स्ट्रक्चर है, जिसमें टॉप पे प्रेसिडेंट है, देन देयर अदर सीनियर टॉप मैनेजर्स लाइक डायरेक्टर ऑफ प्रोडक्ट ऑपरेशंस, वाइस प्रेसिडेंट डिजाइन, वाइस प्रेसिडेंट मैन्युफैक्चरिंग, वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग, कंट्रोलर एंड मैनेजर प्रोक्यूरमेंट। अब हर डिपार्टमेंट के, अब हर उस डिपार्टमेंट के या डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस के अंदर जो है वो प्रोडक्ट ए भी है, बी भी है, सी भी है और डी भी है, ठीक है। एंड देन हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ प्रोडक्ट्स, अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी, ठीक है। तो इस किस्म की जो स्ट्रक्चर है इसको हम मल्टी फोकस्ड स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम मैट्रिक्स की बात करते हैं, ठीक है, कि मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स जो है, समटाइम्स इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स नीड टू बी मल्टी फोकस इन बोथ प्रोडक्ट एंड फंक्शंस और प्रोडक्ट and geography are emphasized at the same time. Only way to achieve this is through a matrix structure. The matrix can be used when both technical expertise and product innovation and change are important for meeting organization goals. The matrix structure is answer when organizations find that functional, divisional and geographic structures combined with horizontal linkages mechanisms will not work. देखिए वो कहते हैं जी मैट्रिक्स स्ट्रक्चर्स क्या हैं। जब ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो मल्टी फोकस्ड ग्रुपिंग करती हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट और फंक्शन की बेसिस पे हो सकती हैं, वो प्रोडक्ट और जियोग्राफिक की बेसिस पे हो सकती हैं, जहाँ वो उनका कोई भी मिक्सचर हो सकती है, तो हम कहते हैं दिस इज बेसिकली अ मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। मैट्रिक्स जो है कैन बी यूज्ड when both technical expertise and product innovation and change are important for meeting organization goals. The matrix structure often is the answer when organizations that find that the functional, divisional and geographic structures combined with horizontal linkage mechanisms will not work. मैट्रिक्स स्ट्रक्चर्स जो हैं वो तब अपनाए जाते हैं जब उन ऑर्गेनाइजेशंस को सूट करते हैं जिनके लिए फंक्शनल, डिविजनल या जियोग्राफिक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो काम नहीं करेंगे, ठीक है। कंडीशंस ऑफ द मैट्रिक्स क्या हो सकती है, जब मैट्रिक्स स्ट्रक्चर किस तरह परफॉर्म, उसकी क्या कंडीशंस हो सकते हैं, वो अभी हम बात करते हैं। लेकिन देखिए आप कि अब जो स्लाइड पे सामने आप एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, बेसिकली दिस इज अ मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, ठीक है। कि आप स्लाइड पे आपको जो सामने एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है ये बेसिकली एक मैट्रिक्स स्ट्रक्चर की एग्जांपल है। अब मैट्रिक्स स्ट्रक्चर की पहली कंडीशन क्या होती है, pressure exists to share scarce resources across product lines. The organization is typically medium size and has a moderate number of product lines. It feels pressure for the shared and flexible resource of people and equipment across those products. For example, the organization is not large enough to assign engineers full-time to each product line, so engineers are assigned part-time to several products on lines or projects. देखिए कंडीशन क्या है कि प्रेशर एग्जिस्ट टू शेयर के रिसोर्सेज अक्रॉस प्रोडक्ट लाइन। अगर ऑर्गेनाइजेशन जो है प्रोडक्ट लाइंस के दरमियान रिसोर्सेज शेयर करना चाहे तो मैट्रिक्स इज वन ऑफ अ गुड स्ट्रक्चर्स, ठीक है। कंडीशन 2, environmental pressure exists for 2 or more critical outputs such as for in-depth technical knowledge and frequent new product divisional structure, functional plus divisional structure. This dual pressure means a balance of power is needed between the functional and product sides of organization and are needed between the functional and product sides of organization, and the dual authority structure is needed to maintain that balance. Condition 3, the environmental domain of organization is both complex and uncertain. Frequent external changes and high interdependence between departments require a large amount of coordination and information processing in both vertical and horizontal directions.
देखिए, हम मैट्रिक्स स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे और हम कह रहे थे कि मैट्रिक्स स्ट्रक्चर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर भी बेसिकली मल्टी फोकस स्ट्रक्चर होते हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन वो प्रोडक्ट और फंक्शन या प्रोडक्ट और जियोग्राफिक लोकेशन की बेसिस पे अगर अपने आप को स्ट्रक्चर कहती है तो हम कहते हैं दिस इज बेसिकली अ मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर की कुछ कंडीशंस हैं। पहली कंडीशंस ये हैं कि अगर तो स्केयर रिसोर्सेज हैं और ऑर्गेनाइजेशन वो स्केयर रिसोर्सेज अक्रॉस प्रोडक्ट लाइंस शेयर करना चाहती हैं, तो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर्स कैन बी वन ऑफ द वेज टू डू दैट। कंडीशन 2, एनवायरमेंटल प्रेशर्स अगर एग्जिस्ट करें फॉर टू अ मोर क्रिटिकल आउटपुट सच एज इन डेप्थ टेक्निकल नॉलेज एंड फ्रीक्वेंट न्यू प्रोडक्ट्स, then maybe matrix structure is one of a good ways to organize your organization. Condition 3, the environmental domain of organization is both complex and uncertain. Frequent external changes and high interdependence between departments requires a large amount of coordination and information processing in both vertical and horizontal directions. अगर ये conditions exist करें तो generally एक जो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर है दैट इज अ बेटर ऑप्शन, ठीक है। तो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर की अब हम देखते हैं कि मैट्रिक्स स्ट्रक्चर के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर के एडवांटेजेस क्या हैं? अकॉर्डिंग टू बैरेट एंड गौशाल 1983, इट डिक्रीजेस ब्यूरोक्रेसी, creates distributed entrepreneurship, delegation of responsibilities, thinking out of corporate staff, aligning and supporting initiatives, integrating resources and capabilities. तो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर्स की कुछ खसूसियात या करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि दे डिक्रीज ब्यूरोक्रेसी, क्रिएट डिस्ट्रीब्यूटेड एंटरप्रेन्योरशिप, डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, you think out of the corporate headquarter, if staff is less than 100, aligning and supporting initiatives, integrating resources and capabilities. मैट्रिक्स स्ट्रक्चर की कुछ डिसएडवांटेजेस क्या हैं? लैक ऑफ क्लैरिटी ओवर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसीजंस, lack of clarity over how much time should be spent on different tasks, infighting between two line managers, decision making process could be lengthened, excessive demands placed on senior managers to cope with information. ठीक है, देखिए मैट्रिक्स स्ट्रक्चर के डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि क्लैरिटी नहीं होती कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट डिसीजंस and how much time should be spent on different tasks. There can be infighting between two different line managers. Decision making process could be lengthened. Excessive demands are placed on senior managers to cope with information. मैट्रिक्स स्ट्रक्चर अगर हम कॉन्टेक्स्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एनवायरनमेंट किस किस्म की होती है? There is high uncertainty, एनवायरनमेंट हाईली अनसर्टन होती है. टेक्नोलॉजी नॉन रूटीन, many interdependencies. Size moderate, a few product lines, goals, multiple customer responsiveness, product innovation and technical, ठीक है, and technical specialization emphasis होता है उस पर. Strengths achieves coordination necessary to meet dual demands from environment. Flexible use of human resources across products, suited to complex decisions and frequent changes in unstable environment, provides opportunity for functional and product skill development. Weaknesses क्या हैं? Participants experience dual authority which can be frustrating and confusing. Participants need good interpersonal skills, extensive training required, time consuming, frequent meetings and conflict resolution sessions. Will not work unless participation understand it and adopt collegial rather than vertical type relationship. Requires dual pressure from environment to maintain power balance. देखिए यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि जी के मैट्रिक्स स्ट्रक्चर जो है उसकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस की बात हो रही है। तो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर की कुछ स्ट्रेंथ्स क्या हैं कि इट हेल्प्स टू अचीव कोऑर्डिनेशन नेसेसरी टू मेंटेन ड्यूल डिमांड्स फ्रॉम एनवायरनमेंट, फ्लेक्सिबल यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, suited to complex decision and frequent changes in the unstable environment, provides opportunity for functional and product skill development. इसकी weaknesses क्या है? Participants sometimes they become confused or they have to face the pressure of dual authority. Participants need good interpersonal skills, extensive training is required. Time consuming, frequent meetings and conflict resolution sessions will not work unless participants understand it and adopt collegial rather than vertical type of relationships.
require dual pressures from the environment to maintain power balance. Questions: Can you easily think of an industry that have firms that are based on completing projects? Why might project-based firms be appropriate to organize work in these industries? So what are the advantages and disadvantages of project-based firms? इससे हम आगे चल के हमने कहा जी कि मैट्रिक्स स्ट्रक्चर के बाद अब हम कुछ प्रोजेक्ट बेस्ड फर्म्स की बात करना चाहते हैं और हम देखना चाहते हैं कि प्रोजेक्ट बेस्ड फर्म्स के क्या एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं प्रोजेक्ट बेस्ड फर्म्स के? रिड्यूसेस ओवरहेड कॉस्ट, इम्प्रूव स्पीड एंड एफिशिएंसी एंड इंक्रीजेस अडेप्टेबिलिटी। डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? टाइम कंज्यूमिंग एंड डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई एंड मैनेज प्रोसेसेस, लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग, थ्रेट to management, downsizing and de-skilling. Time consuming, disadvantages क्या है? It's basically time consuming and basically it has a limited learning, threat to management, downsizing, de-skilling. Applicability, sectors and firms that meet the following criteria: workforce generally highly skilled and well motivated, sectors undergoing major change, high level of constraints. देखिए इसमें एप्लीकेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्टर एंड फर्म्स जो हैं जो कि फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स मीट करती हैं वो ज़्यादातर प्रोजेक्ट बेस्ड फर्म्स के तौर पे काम करती हैं। वर्कफोर्स जो है दैट इज़ जनरली हाईली स्किल्ड एंड वेल मोटिवेटेड, सेक्टर अंडरगोज मेजर चेंज, हाई लेवल ऑफ कंसेंसस इज रिक्वायर्ड। ठीक है, जनरली टाइप ऑफ प्रोजेक्ट बेस्ड फर्म्स किस किस्म की हो सकती हैं? सिंगुलैरिटी, अगर हम एक्सेसिस पे लें, यूनिकनेस ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। सिंगुलैरिटी से हमारी क्या मुराद है? यूनिकनेस ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। सेपरेशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ वर्क रूल्स, लो एंड हाई हो सकती है। दूसरे एक्सिस पे क्या है? जब वाई एक्सिस पे क्या है? सेपरेशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ वर्क रूल्स। अब अगर लो क्वाड्रेंट पे आप नजर रखें तो हम कहते हैं जी कि एक प्रोजेक्ट बेस्ड फर्म की टाइप जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल है। प्रोजेक्ट बेस्ड फर्म्स प्रोड्यूसिंग मल्टीपल एंड वेरियस आउटपुट्स with different and changeable skills and roles. Project-based firms producing multiple and varied output with different and changeable skills and roles. For example, strategic consultancy, enterprise software, and innovative business services. दूसरे में जनरली यूनिकनेस ऑफ गोल्स एंड आउटपुट्स के लिहाज से हाई स्कोर होता है, लेकिन सेपरेशन स्टेबिलिटी ऑफ वर्क रोल्स के लिहाज से लो स्कोर होता है। इसको हम कहते हैं प्रीकेरियस। प्रीकेरियस ऑर्गेनाइजेशंस क्या हैं? पीबीएफ्स प्रोड्यूसिंग risky, unusual output with variety of changing skills and roles. For example, some dedicated biotechnology firms, internet software firms such as Vermeet Technologies and many Silicon Valley firms. ठीक है, तो precarious firms कौन सी हैं? PBFs producing risky, unusual, या project based firms producing risky, unusual outputs with varied and changeable skills and roles. ठीक है, जहाँ पे एक एम्प्लॉय को बहुत सारी स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है और वो फिर स्किल्स एंड रोल्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं। ठीक है, देखिए अब हम बात करते हैं कि जी के क्राफ्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस क्या हो सकती हैं, क्राफ्ट बेस्ड प्रोजेक्ट फर्म्स क्या हो सकती हैं। ठीक है, क्राफ्ट बेस्ड फर्म्स जो हैं वो भी उनकी भी सिंगुलैरिटी जो है अगर उसमें लो हो या यूनिकनेस ऑफ गोल्स एंड आउटपुट्स लो हो और सेपरेशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ वर्क प्रोसेसेस हाई हो, हम कहते हैं जी प्रोजेक्ट बेस्ड फर्म्स जो हैं दे प्रोड्यूस मल्टीपल incrementally related outputs with distinct and stable roles and skills. That is, some businesses and professional services including, for example, London advertising firms, Danish furniture and machinery firms, and some IT consulting firms. They are examples of craft-based, project-based firms. ठीक है, एक जो चौथा क्वाड्रेंट है जिसमें कि उनकी सिंगुलैरिटी या यूनिकनेस भी हाई हो सकती है और सेपरेशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ वर्क रोल्स भी हाई हो सकती हैं, हम कहते हैं कि such firms are basically hollow firms. ठीक है, तो what are hollow based firms? These are project based firms producing single outputs and coordinating tasks through standardized, separate and stable roles and skills. For example, complex construction projects, many feature films produced in UK and USA. ठीक है, तो देखिए कि ये जो आपको सामने स्लाइड नज़र आ रही है, इस स्लाइड पे हम ये देख रहे हैं कि जी कि प्रोजेक्ट बेस्ड फर्म्स की क्लासिफिकेशन
किस तरह की जा सकती है, ठीक है। प्रोजेक्ट बेस्ड फर्म्स जो हैं वो यूनिकनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, गोल्स की यूनिकनेस, उनके गोल्स एंड आउटपुट्स की यूनिकनेस के पॉइंट ऑफ व्यू अगर उसको हम एक्स एक्सिस पे लें, और सेपरेशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ वर्क रोल्स को अगर वाई एक्सिस पे लें, तो हम उनको 4 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। हम उनको कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट बेस्ड फर्म्स ऑर्गेनाइजेशनल होती हैं, प्रिकेरियस होती हैं, क्राफ्ट बेस्ड होती हैं, जो हॉलो होती हैं, ठीक है। और ये सारा कुछ डिपेंड कर रहा है कि आइदर उनकी यूनिकनेस लो है या हाई है। तो ऑर्गेनाइजेशनल बेस्ड कौन सी होती है, जो कि दे प्रोड्यूस मल्टीपल एंड वेरिड आउटपुट्स विद डिफरेंट एंड चेंजेबल स्किल्स एंड रोल्स, फॉर एग्जांपल स्ट्रेटेजिक कंसल्टेंसी, एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर एंड इनोवेटिव बिजनेस सर्विसेज। प्रिकेरियस क्या है, प्रोड्यूसिंग रिस्की अनयूजुअल आउटपुट्स विद वेरिड एंड चेंजेबल स्किल्स एंड रोल्स, फॉर एग्जांपल डेडिकेटेड बायोटेक्नोलॉजी फर्म्स, इंटरनेट सॉफ्टवेयर फर्म्स, एक्सेट्रा। क्राफ्ट बेस्ड, project based firms producing multiple incrementally rated outputs with distinct and stable roles and skills, for example some business and professional services including London advertising, Danish furniture, machinery firms, some IT consulting firm. Hollow, project based firms producing single outputs and coordinating tasks through standardized, separate and stable roles and skills, for example complex construction projects, many feature films, etc. तो व्हाट्स द कंक्लूजन टुडे, और आज हमने क्या देखा है, बेसिकली व्हाट वी हैव गॉन थ्रू टुडे इज दैट ऑर्गेनाइजेशंस कैन बी स्ट्रक्चर्ड इन वेरियस वेज, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनको बहुत सारे तरीक़ेकार के मुताबिक स्ट्रक्चर किया जा सकता है। ईच स्ट्रक्चर जो है उसके अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। Much has been made up of emergence of project-based firms in the literature. However, these are only likely to be appropriate under certain conditions. ठीक है, ये आज के कंक्लूजन से इम्पोर्टेंट। तो आज हमने जो है वो बेसिकली आज डियर स्टूडेंट्स हमने क्या बात की है, ठीक है। याद रखिए कि हमने आज जो है बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर्स जो हैं उनको स्टडी किया, और हमने ये देखने जो आज हमारा ऑब्जेक्टिव्स थे, आज का हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि हम देखना चाहते थे कि ऑर्गेनाइजेशंस को स्ट्रक्चर करने के क्या तरीक़ेकार हो सकते हैं, ठीक है। कि ऑर्गेनाइजेशन अपनी एक्टिविटीज़ और जो लोग वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं उनको कैसे ग्रुप टुगेदर करती हैं, ठीक है, और उनके एडवांटेजेस, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या हो सकती हैं। तो हमने देखा कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उन्होंने अपने आप को बाकायदा तौर पे स्ट्रक्चर करना शुरू कर दिया, और ऑर्गेनाइजेशन चार्ट की मदद से उस स्ट्रक्चर का इजहार किया जाता था, ठीक है। जनरली जो एक सीधा साधा या सिंपल सा स्ट्रक्चर था वो फंक्शनल स्ट्रक्चर होता था। फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या था कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो टॉप मैनेजर जो थे वो टॉप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट पे एग्जिस्ट करते थे, और उनके अंडर डिफरेंट लेयर्स में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इंडिकेट होते थे, जहाँ उनके अंडर जो थे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स काम करते थे, जहाँ उनके अंडर डिफरेंट लेयर्स में विद इन द डिपार्टमेंट्स डिफरेंट लेयर्स में लोगों को वर्कर्स को ग्रुप किया जाता था, ठीक है। अब फंक्शनल स्ट्रक्चर्स को जो था वो कभी कभार जो है फंक्शनल स्ट्रक्चर्स की कॉम्बिनेशन जियोग्राफिक सब डिवीजन के साथ भी की जा सकती है। फॉर एग्जांपल आपके डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस हैं लाइक ऑपरेशंस, प्लानिंग, लॉजिस्टिक्स, फाइनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, इंटेलिजेंस। तो ये सारे डिपार्टमेंट जो हैं वो जियोग्राफिक एरिया ए में भी हो सकते हैं, एरिया बी में भी हो सकते हैं, और एरिया सी में भी हो सकते हैं। सिमिलरली फंक्शनल स्ट्रक्चर जो थे उनको हम विद इन सब फंक्शंस के साथ भी जो है उनकी डिवीजन कर सकते थे। फॉर एग्जांपल एक हमने कहा जी फंक्शंस क्या हैं, जो डिपार्टमेंट्स क्या हैं, ऑपरेशंस, प्लानिंग, लॉजिस्टिक्स। हम कहते हैं ऑपरेशंस में फर्दर सब डिवीजन्स क्या हैं, फंक्शनल सब डिवीजन्स क्या हैं, सप्रेशन, रेस्क्यू और इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज। तो एक ऑपरेशंस के विद इन ऑपरेशंस सर्टन अदर सब स्पेशलिटीज एग्जिस्ट करती हैं, या सब डिविजन्स एग्जिस्ट करती हैं। ये सब डिविजन्स क्या कहलाते हैं, मे बी दे आर, और दिस सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, फंक्शनल स्ट्रक्चर विद फंक्शनल सब डिविजन्स, ठीक है। अब देखिए फंक्शनल ग्रुपिंग जो है उसके अपने हमने कहा था सर्टन उसका कॉन्टेक्स्ट है कि किस कॉन्टेक्स्ट में ये फंक्शनल ग्रुपिंग जो है बेस्ट ऑपरेट करती है, उसकी क्या स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस हैं, ठीक है। देखिए एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कहा था कि फंक्शनल ग्रुपिंग जो है वो लो अनसर्टेनिटी जो स्टेबल एनवायरनमेंट में सबसे ज़्यादा बेहतर तौर पे फंक्शन कर सकती है। टेक्नोलॉजी रूटीन होनी चाहिए, लो इंटरडिपेंडेंस होनी चाहिए, साइज स्मॉल टू मीडियम होना चाहिए,
गोल्स क्या है आपके ऑर्गेनाइजेशन के? इंटरनल एफिशिएंसी, टेक्निकल स्पेशलाइजेशन एंड क्वालिटी। स्ट्रेंथ्स क्या है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल विद इन फंक्शंस हासिल होती हैं। इन डेप्थ स्किल डेवलपमेंट हो सकती है। बेस्ट व्हेन ओनली वन और फ्यू सिमिलर प्रोडक्ट्स जो है वो आप बेच रहे हो, आपकी फर्म जो है वो मैन्युफैक्चर कर रही हो। वीकनेसेस, स्लो रिस्पॉन्स टाइम टू एनवायरमेंटल चेंजेस, decisions may pile up on top, hierarchy overload, poor inter-unit coordination, less innovation, restricted view of organization goals। हमने कहा जी कि फेडरल यूएस हाईवे अथॉरिटी की हमने एग्जांपल ली थी और हमने कहा था कि इसको हम इसके बारे में सोच सकते हैं कि इसको फंक्शनली स्ट्रक्चर कहाँ कैसे किया जा सकता है, और आपको थोड़े से जो थे उसके एम्स बताए गए थे। अब आप इन एम्स को देखते हुए बताइए कि इस ऑर्गेनाइजेशन के कैसे स्ट्रक्चर्स बनाए जा सकते हैं। ठीक है, फिर हमने कहा था डिविजनल स्ट्रक्चर क्या है कि जनरली प्रोडक्ट्स की बेस पे किया जाता है या स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स की बेस पे किया जाता है। लेट्स से हम कहते हैं ये टोयोटा ग्रुप है तो कार्स टोयोटा की अलहदा मैनेज होती हैं, उसका एक अलहदा स्ट्रेटेजिक बिजनेस डिवीजन है। ट्रक्स का अलहदा बिजनेस डिवीजन है, और मे बी ट्रैक्टर्स या जीप्स का एक अलहदा स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट है। ठीक है, इसके डिविजनल ग्रुपिंग के क्या फायदे हैं या किस कॉन्टेक्स्ट में उसके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। मॉडरेट टू हाई अनसर्टेनिटी में जनरली डिविजनल ग्रुपिंग की जाती है। टेक्नोलॉजी नॉन रूटीन, हाई इंटरडिपेंडेंस होनी चाहिए। साइज लार्ज, गोल्स एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस, अडेप्टेशन, क्लाइंट सेटिस्फैक्शन। ठीक है, तो जनरली जो डिविजनल ग्रुपिंग है इसकी स्ट्रेंथ्स क्या है कि इट्स बेस्ट सूटेड और इट्स वेरी फास्ट टू चेंज इन अनस्टेबल एनवायरनमेंट। clients are generally satisfied, high coordination across functions, units adapt to differences in products and regions and clients, best when several different kinds of products are marketed by the company. Weaknesses, you lose economies of scale basically, poor functional coordination across product lines हो सकती है, lose in that competence and technical specialization, integration and standardization across product lines is difficult. ठीक है, जो अगर एक ज़्यादा जॉब रोटेशन पे अगर जोर दिया जाए तो शायद जो मैनेजमेंट है they may not have in that competence or technical specialization. ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि जी के डिविजनल जो स्ट्रक्चर्स हैं या डिविजनल जो ग्रुपिंग है वो जियोग्राफिक लोकेशन की बेस पे या यूज़र और कस्टमर की लोकेशन पे बेसिस पे भी की जा सकती है। फॉर एग्जांपल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है साउथ ईस्ट मिडलैंड्स और नॉर्थ के लिए अलग-अलग रीजन्स की बेस पे आपने डिविजन्स क्रिएट किए हुए। ठीक है, अब हमने कहा कि जी मल्टी फोकस ग्रुपिंग की भी हमने बात की थी और हमने कहा था जी मल्टी फोकस ग्रुपिंग का क्या होती है, जहाँ पे आप फंक्शंस या प्रोडक्ट्स को कंबाइन करके एक डिवीजन जो आप ग्रुपिंग करते हैं। ठीक है, जहाँ आप प्रोडक्ट्स और जियोग्राफिक लोकेशन को मिक्स करके ग्रुपिंग्स बनाते हैं तो हम कहते हैं ये मल्टी फोकस ग्रुपिंग्स होती हैं। मल्टी फोकस ग्रुपिंग्स जो हैं जनरली इनकी एनवायरनमेंट किस किस्म की होती है, मॉडरेट टू हाई अनसर्टेनिटी, टेक्नोलॉजी रूटीन जहाँ नॉन रूटीन हो सकती है, साइज मीडियम टू लार्ज साइज, गोल्स क्या होते हैं एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस एंड अडेप्टेशन प्लस एफिशिएंसी। स्ट्रेंथ्स क्या हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशंस कैन अचीव अडेप्टेबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन इन सम एरियाज एंड एफिशिएंसी इन अदर्स, बेटर अलाइनमेंट बिटवीन कॉर्पोरेट लेवल एंड डिविजनल लेवल गोल्स, achieves coordination both within and between product lines। ठीक है, या अब आप देख रहे हैं कि एक फंक्शनल ग्रुपिंग या मल्टी फोकस ग्रुपिंग किस तरह की गई है। मैट्रिसेस अनदर एग्जांपल हैं जो कि मल्टी फोकस ग्रुपिंग के हैं, और मैट्रिसेस जो हैं जनरली प्रोडक्ट बेस्ड प्रोडक्ट प्लस जियोग्राफी या फंक्शन प्लस जो है वो फंक्शन प्लस प्रोडक्ट पे किया जा सकती हैं मैट्रिसेस डेवलप। मैट्रिसेस के भी अपने एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस हैं, जो स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस हैं। फॉर एग्जांपल अगर एनवायरनमेंट की बात करें तो हाईली अनस्टेबल एनवायरनमेंट या हाई अनसर्टन एनवायरनमेंट में मैट्रिसेस बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं। टेक्नोलॉजी नॉन रूटीन मैनी इंटरडिपेंडेंसीज, साइज मॉडरेट अ फ्यू प्रोडक्ट लाइंस। ठीक है, गोल्स मल्टीपल गोल्स हो सकते हैं, कस्टमर रिस्पॉन्सिवनेस, प्रोडक्ट इनोवेशन एंड टेक्निकल स्पेशलाइजेशन इनका ऑब्जेक्टिव हो सकता है। स्ट्रेंथ्स क्या है, जो मैट्रिसेस हैं दे हेल्प यू अचीव कोऑर्डिनेशन नेसेसरी टू मीट ड्यूल डिमांड्स फ्रॉम एनवायरनमेंट, फ्लेक्सिबल यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज अक्रॉस प्रोडक्ट्स सूटेड टू कॉम्प्लेक्स डिसीजंस एंड फ्रीक्वेंट चेंजेस इन अनस्टेबल एनवायरनमेंट, प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर फंक्शनल एंड प्रोडक्ट स्किल डेवलपमेंट। तो ये कुछ उसकी मैट्रिसेस की भी स्ट्रेंथ्स हैं। ठीक है,
फिर हमने कहा जी कि आजकल प्रोजेक्ट बेस्ड फर्म्स, जो प्रोजेक्ट बेस्ड टीम्स भी जो है वो बहुत पॉपुलर है। तो प्रोजेक्ट बेस्ड टीम्स जो है वो बेसिकली यूनिकनेस ऑफ गोल्स एंड आउटपुट्स और सेपरेशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ वर्क रोल्स की बेसिस पे हमने कहा था 4 डिफरेंट टाइप्स की प्रोजेक्ट बेस्ड फर्म्स हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशनल, प्रिकेरियस, क्राफ्ट एंड हैलो। ठीक है, तो आज बेसिकली हमने डियर स्टूडेंट्स देखा क्या है, हमने ये देखा कि ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रक्चर किस तरह किया जा सकता है। ठीक है, और हमने कहा जी बेसिक फंक्शनल से शुरू होके डिविजनल हो सकती है, फंक्शनल और डिविजनल का कॉम्बिनेशन हो सकता है, जनरली वो मैट्रिसेस कहलाती हैं। ठीक है, और आप बहुत सारे आजकल बहुत सारी फर्म्स जो है प्रोजेक्ट बेस्ड फर्म्स भी हैं। ठीक है, जब प्रोजेक्ट की बेस पे भी प्रोजेक्ट बेस्ड फर्म्स भी क्रिएट की जाती हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज। और नेक्स्ट टाइम जो है या नेक्स्ट लेक्चर में हम विद द हेल्प ऑफ अ केस स्टडी हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और उसको ऑर्गेनाइजेशंस को स्ट्रक्चर किस तरह किया जा सकता है, और जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो ग्रो करती हैं तो स्ट्रक्चर्स में चेंजेस किस तरह आती हैं। तो अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज।